हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक क्लास के अंदर हम 15 क्वेश्चन देखते हैं और उस 15 क्वेश्चन में उनकी व्याख्या साथ में देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये इस आज की हमारी 7 नंबर की क्लास है। बिना समय गंवाए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से बोली का उद्गम अर्धमागधी अपभ्रंश माना जाता है। यानी निम्न में से किस बोली का उद्गम अर्धमागधी अपभ्रंश माना जाता है। तो देखो, अ में है अवधी, ब में बघेली, स में छत्तीसगढ़ी, द में मैथिली। तो देखिए इसके अंदर हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश है वो स वाला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का जो उद्गम है वो अर्धमागधी अपभ्रंश माना जाता है। ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है, यानी हमारी जो पूर्वी हिंदी है उसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है। एक तो हो गया हमारा छत्तीसगढ़ी, एक तो हो गया छत्तीसगढ़ी, दूसरा हो गया हमारा बघेली और तीसरा हो गया अवधी। तो ये तीन है, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। ये हमारी किस में आ रही है, हमारी पूर्वी हिंदी के अंदर आ रही है। इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया, अब्ज, ए ब और छ। अब्ज का मतलब हो गया अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंदर काउंट की जाती है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है। अ वर्ण, ब लिपि, स स्वर, द शब्द। तो लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है, उसको लिपि कहा जाता है। यानी लिपि है वो एक लिखित रूप में है। बात करते हैं वर्ण, तो वर्ण क्या है, वो भाषा की क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। किस रूप में, लिखित रूप में। बात करें लिपि की, तो हमारी जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी है। यानी लिखित रूप में जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। ठीक है। मौखिक रूप में बात करें तो वो ध्वनि है। मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और जिसमें लिखा जाता है उसको लिपि कहा जाता है। जिस प्रकार हम क लिखते हैं, ये ख लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, एक लिपि है जो हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कहीं पे भी लिखा हुआ रहेगा तो क इसी प्रकार लिखा हुआ आपको मिलेगा, ख इसी प्रकार का मिलेगा, ग इसी प्रकार का मिलेगा। यानी हिंदी भाषा जिसको भी आती है तो वो समझ सकेगा कि भाई ये क है और ये ख है। तो वो लिपि होती है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई होती है, जिस लिपि में। तो हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई। बात कर लेते हैं स्वर की। स्वर क्या है, तो हमारी हिंदी के अंदर क्या है, 11 स्वर है। कौन कौन से है, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर है वो हिंदी में होते हैं। शब्द की बात करें तो शब्द क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, शब्द है। क्योंकि शब्दों से अर्थ निकलते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर कमल लिखा, तो इस कमल है वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक फूल है कमल, तो इससे एक अर्थ निकल रहा है। बाकी इसको क को हम अलग लिखें, फिर मैं को अलग लिखें, फिर ल को अलग लिखें, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो शब्दों, तो अर्थ के हिसाब से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है। अभी मैंने ऊपर बात की है, अ है ब्राह्मी लिपि, ब देवनागरी लिपि, स गुरुमुखी लिपि, द रोमन लिपि। तो हिंदी भाषा की हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। अभी मैंने बात की, इसका विकास है वो किससे हुआ है, देवनागरी लिपि का। जो ब्राह्मी लिपि है उस ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। गुरुमुखी लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है
वो हमारी पंजाबी की है। किसकी है? पंजाबी भाषा की है। रोमन लिपि है वो अंग्रेजी भाषा की है, हमारी अंग्रेजी भाषा की है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए की बारह खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ब महावीर प्रसाद द्विवेदी, स श्याम सुंदर दास, द काका कालेलकर। तो ए की बारहकड़ी का सुझाव है वो काका कालेलकर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि ए की बारहकड़ी, ए का मतलब हो गया जैसे ए लिखा हमने, फिर आ लिखा, फिर ए लिखा, फिर ये ए लिखा, फिर आगे ए लिखा, इसके मात्रा लगानी। तो ए आ, फिर ई, ये बड़ी ई, फिर ये इसके ऊ, फिर आगे करेंगे तो ये बड़ा ऊ। इस प्रकार आगे सारी बारहकड़ी को इसी प्रकार रखना था। तो ये सुझाव दिया था काका कालेलकर ने। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगाने का सुझाव किसने दिया था? ए श्याम सुंदर दास, व डॉक्टर राधाकृष्ण, स महावीर प्रसाद द्विवेदी, द काका कालेलकर। तो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण कौन कौन से हमारे? अंग, य, ण, न और म। ये वर्गीय ध्वनियों के अंतिम जो अक्षर है, ये अंग, य, ण, न, म, इनकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात किसने कही थी? तो ये बात है वो हमारे श्याम सुंदर दास ने कही थी। ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में मूल वर्ण है वो ए में 36, ब में 33, स में 44 और द में 11। तो देखिए हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या है वो 44 है, द वाला ऑप्शन। 44 कौन कौन से होते? हमारे 11 स्वर होते और 33 व्यंजन होते। 11 स्वर होते और 33 व्यंजन होते, और ये पूरे कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। स्वर कौन से होते? ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हो गए। और व्यंजन कौन से होते? क से लेकर हमारे है तक, क ख ग घ, अंग च छ ज ज ये, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये र ल व। ठीक है, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, काकल्य है, यहाँ तक वो 33 है, वो हमारे किसके अंदर आएंगे? व्यंजनों में। तो देखिए स्वरों की बात हमने कर ली, 44 व्यंजन हो गए, 33 हमारे, सॉरी 44 मूल वर्ण हो गए, 33 हमारे व्यंजन हो गए, और 36 वो होते हैं जो क गड़े, हम जो एलकेजी यूकेजी में जब रहते हैं तब तक हम क गड़े जो पढ़ते हैं उसको क गड़े बोले जाता है, तो वो 36 होते हैं। आगे समझ में? आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या है, वो मूल वर्ण थे, अब बात आती है कुल वर्णों की। अ 36, ब 52, स 44, द 33। तो देखिए इसके अंदर 52 होंगे, मूल वर्ण है वो 44 होंगे, कुल वर्ण है 52 होंगे। अब देखिए 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, ये हो गए हमारे 44। अब इसके अंदर 8 और ऐड करने। 8 कौन कौन से? 4 तो जो संयुक्त है, 4 तो वो संयुक्त व्यंजन है, वो 2 अयोगवा हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजनों में जो हमारे छत्रे, जय और श्र है ना, छ, त्रे, जे और श्र, 4 तो ये हो जाएंगी। दूसरी बात, जो 2 अयोगवा, अयोगवा कौन से होते? अंग अ है होते वो, और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं जिसको हमें ड और ढ बोलते हैं। एक तो ये हो गया ड और ये हो गया ढ। ये तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। तो 44 में हम जब 8 ऐड करेंगे तो हमारे 52 हो जाते। तो ये हमारे 52 हो गए। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 52 हो गए। मूल वर्ण है 44 हो गए। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है, जो संयुक्त स्वर नहीं है वो हमारे को बताना है। अ में औ, ब में ओ, स में री, द में ऐ। तो देखिए ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 है वो संयुक्त स्वर कहलाते। जिस प्रकार ऊपर संयुक्त व्यंजन थे उसी प्रकार ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर ये है तो इसके अंदर री वाला नहीं आया, तो हमारा री वाला है वो संयुक्त स्वर नहीं है। तो स्वर हो गए, ये संयुक्त क्या है? स्वर है। और स
त्रे, जे और श्रय, ये हमारे संयुक्त क्या है, व्यंजन है। ठीक है, और इन चारों, और ये चार दो मिलाकर 8 होते, और ये 8 है वो संयुक्त अक्षर कहलाते, संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त अक्षर कहलाते। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कंठ्य व्यंजन नहीं है, जो कंठ्य व्यंजन नहीं है वो बताना है। तो देखिए, अ में ड़, ब में क, स में ग और द में अंग है। तो देखिए, क, ख, ग, घ और अंग, ये है वो हमारे कंठ्य व्यंजन है, कंठ्य व्यंजन है। और ये जो ड़ है ना, ये द्विगुण व्यंजन है। तो ये माइनर सा जो अंतर वो आपको ध्यान रखना है। अ वाला है वो क्या, कंठ्य व्यंजन नहीं है। कंठ्य जो स्वर है वो होते हैं हमारे अ और आ। कंठ्य स्वर कौन से होते हैं, अ और आ होता है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ओष्ठ्य स्वर है, ओष्ठ्य स्वर है वो बताना है हमारे। तो ओष्ठ्य स्वर में आ है, उ है, री है और औ है। तो ओष्ठ्य स्वर है वो ब वाला है, यानी उ, छोटा उ और बड़ा उ, ये दोनों ओष्ठ्य स्वर है, ओष्ठ्य स्वर है। ओष्ठ्य व्यंजनों की बात कर लेते हैं। तो ओष्ठ्य जो व्यंजन है वो कौन से हमारे, प है, ब, भ और म, ये हमारे ओष्ठ्य व्यंजन है और ये ओष्ठ्य स्वर है। आ की बात करें तो आ है वो क्या है, कंठ्य है। आ क्या है, कंठ्य स्वर है। री है वो क्या है, मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य स्वर है। और औ की बात करें तो औ है कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों उच्चारण में काम में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, उष्म व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। अ में है 2, ब में है 3, स में है 4, द में है 5। तो देखिए उसमें व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से होती है, एक तो ये स होता है, एक ये स होता है, एक ये स होता है और एक ये है होता है। ये उसमें व्यंजन है। इसको तालव्य स बोला जाता है, इसको मूर्धन्य स बोला जाता है, इसको दंत्य स बोला जाता है, इसको काकल्य है बोला जाता है। कहने का मतलब इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें तालु का काम आता है, इसमें मूर्धा आती है, इसमें दंत आते हैं और इसमें काकल्य, यानी जिसको हम कागल्या बोलते हैं, जो हमारे जहां से ये कंठ होते हैं, कंठों के ऊपर की साइड में एक छोटा सा ऐसे घंटी की तरह ऐसे, जैसे मान लिया ये हमारा जैसे मुख है। अब यहाँ से मुख है तो यहाँ से जैसे खाना निकलते हैं तो यहाँ से यहाँ की ओर इस घंटी की तरह एक मुंह को खुला करते हुए घंटी की तरह लटका हुआ रहता है, तो उसको काकल्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जैसे यहाँ पर वे फेफड़े हो जाते हैं, फिर उन फेफड़ों से फिर हवा है वो ऐसे बाहर की ओर निकलती है। तो यहाँ से जो खाना है वो खाना हमारे अंदर जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं है, जो अंतस्थ व्यंजन नहीं है वो बताना है। तो पहले अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये, र, ल और व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें देख लीजिए, अ में म, ब में र, स में व और द में ल। तो ये म वाला है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। दूसरी बात, हमारा ये और वह, ये और वह इसको अर्ध स्वर बोला जाता है, इसको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। इस ये का निर्माण ई से होता है और वह का निर्माण उ से होता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर बोला जाता है। जब हम संधि देखते हैं यण संधि, तो यण संधि में हमारे ये काम में आता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वर्गीय ध्वनियों की संख्या है, अह 5, बह 10, स 15, दह 25। तो देखिए वर्गीय ध्वनियों की संख्या 25 होती है। कैसे होती है, एक होता है हमारा क वर्ग, एक होता है हमारा च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक होता है ट वर्ग और एक होता है प वर्ग। अब इसके अंदर सभी में 5-5 ध्वनियां हैं। ट वर्ग में जैसे क, ख, ग, ग अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ट में ट, ठ, ड, ढ, ण,
त में त थ द द न और प में प फ ब भ न। तो सभी में 5 है तो 5 इंटू 5 बराबर 25 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द्विगुण व्यंजन कहलाते, ऊपर हमने चर्चा की है इसके बारे में। अ में री और ट्र, ब में ड़ और ढ, च में ड और ड, सॉरी अंग और ड है, द में छ और श्र। तो इसके अंदर हमारा ब वाला ऑप्शन है। देखिए बारीक सा अंतर है वो ध्यान में रखना है, यानी ये जो ड़ और ये वो ढ दोनों के नीचे लगा हुआ है। दूसरी बात इसको ध्यान रखना है कि शब्द की जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में इनको हम आगे नहीं रखते। जैसे हम ढोलक लिखते हैं, ये हमारा ढोलक शब्द, ये हमने ढोलक लिखा, ये हमने डमरू लिखा। तो ये जो है ढोलक और डमरू, तो इस पर हमने वो ये वाले नुक्ता नहीं, ये नुक्ता यहां नहीं लगा सकते, शब्द गलत हो जाता है। कहने का मतलब शब्दों की शुरुआत में नहीं आते, बीच में आते। जैसे हमने लिखा सड़क, यहां पर यह आएगा, सड़क जब लिखेंगे तो यहां आया है। बाकी ढोलक और डमरू इसके अंदर ये नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखें, जहां से शब्द की शुरुआत होती है वहां इनको नहीं लगाना है। बात करते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की। हिंदी में मात्राओं की संख्या है, अह 10, बह 11, स 12, दह 13। तो हिंदी है, उस हिंदी की हमारी 10 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्रा होती है। कैसे होती है? जिस प्रकार हम स्वर लिखते हैं, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, फिर ए, आई, ओ और औ, ये हमारे 11 स्वर है। इन 11 स्वरों के अंदर जो अ है इसकी मात्रा को नहीं काउंट किया गया है। तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 ही मात्राएं होती है हिंदी के अंदर। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और मात्राएं कितनी होती है? 10 होती है। तो ये हमने इसके अंदर 15 क्वेश्चन देखे और 15 क्वेश्चनों की व्याख्या देखी। किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन आपको रहता है, कोई चीज आपको गलत बता दी गई है, तो आप बिना संकोच मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ये स्वाभाविक की चीज है, इतनी सारी बातें बताते हैं तो कोई बात गलत है, क्योंकि इतने ज्ञानी हम भी नहीं है कि सारी चीजें हमारे को याद हो। कई बार याद होते हुए भी गलती हो जाती है, तो आप निसंकोच मेरे को बता सकते हो, उस गलती में हम सुधार करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप भी, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।